आखिर में जब बोलना हो तो लगता है कुछ बचता नहीं, क्योंकि जो कुछ सोच के आए वो बहुत खूबसूरती से लोगों ने बयान कर दिया, तो उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं। और पहले तो मैं अशोक पांडे को, जो मैं पिछले कुछ वर्षों से जानता हूँ, और ये हमेशा महसूस किया कि एक एकेडमिक ना होते हुए भी, किसी यूनिवर्सिटी से ना जुड़े हुए थे भी, जो ये क्लेम करते हैं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने वो काम नहीं किया और नहीं कर रहे हैं जो अशोक पांडे ने आज तक पिछले कुछ सालों में कर दिया। उन विषयों पर लिखा जिन विषयों के बारे में लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होते, इतने डरा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि इतिहास का छात्र होने के नाते कोशिश करता हूँ कि पब्लिक डोमेन में कुछ बोलता रहूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी विषय पर नहीं बोलना चाहता और किसी और एकेडमिक का, हिस्टोरियन का नाम दे दिया कि साहब उनसे बात कर लीजिए, तो 90% लोग इनकार कर देते हैं। और ये इतिहास क्योंकि आज के ज़माने में आज उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ना भविष्य महत्वपूर्ण है। आज जो है वो सिर्फ आज महत्वपूर्ण है, और इतिहास को भी आज को सुधारने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। उसमें इतिहास को चाहे डिस्टॉर्ट करना पड़े, चाहे फैक्ट्स गढ़ने पड़े। और अक्सर जब बात होती है तो मैं यही कहता हूँ कि भाई जिसकी बात आप कर रहे हो, जिसने ये फैक्ट गढ़ा है और 2000 लोगों में वायरल किया है, तो आप उसी से पूछो, क्योंकि फैक्ट भी उसका है और इतिहास भी उसका है। क्यों हम जैसे लोग जो फैक्ट्स पर बात करते हैं उनके नज़दीक तो ये फैक्ट है ही नहीं। तो ये जो आज का माहौल है उसमें अशोक पांडे जैसे लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की भाषा में ये सब जो अशोक ने लिखा है ये एक जगह तो नहीं मिलेगा, लेकिन बिखरी हुई इतिहास अलग अलग किताबों में, अंग्रेजी में आपको मिल जाएगा। सोच इनकी जो है वो ना मिले, ये तो इनकी अपनी सोच है, जिस तरह से पढ़ा है उन सब लोगों को, लेकिन उन पर आपको पढ़ने को मिल सकता है। लेकिन एक जगह संग्रह हिंदी में आपको मिल जाए और आप ब्रीफ में आप समझ ले कि ये लोग क्या थे। खास तौर से मैंने 2 ही लोगों के बारे में मैं सोचा था कि कुछ कहूँगा, उनके बारे में भी आपने सुन लिया। अब वही 2 लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हैं, हमारे आज के लिए, खास तौर से हमारे आज के इतिहास के लिए भी, और आज के राजनीति के लिए भी, आज के जनजीवन के लिए भी, आपसी भाईचारे के लिए भी, हर तरह से। अब वो 2 लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं, मुसोलिनी और हिटलर। पिनोशे, किम इल सुंग, इदे अमीन से हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो तानाशाह हैं। और स्टालिन भी है, संबंध हमारा स्टालिन से भी है, लेकिन उस लेवल का नहीं है आज, खास तौर से। क्योंकि दुख की बात यह है कि हमारा जो लेफ्ट विंग है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, और उसको ख़त्म करने के लिए भी मैं तो समझता यही हूँ कि हमारे जो स्टालिनवादी लेफ्ट विंग के लोग थे, उन्होंने अपने ही विचारधारा को, अपने ही पार्टी को ख़त्म किया ओवर द ईयर्स। अचानक से कोई चीज़ नहीं होती। और जब ये प्रोग्राम अनाउंस किया अशोक ने और सोशल मीडिया पे आया और मेरा नाम मालो ने देखा, तो कई फ़ोन मेरे पास, हमारे जो कॉमरेड हैं पुराने, उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक ने तो ये भी कह दिया यार तुम ना जाओ। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा, क्यों ना जाऊं? नहीं यार स्टालिन को हिटलर के साथ लगा दिया। मैंने यार ये नहीं देखते हो कि स्टालिन ने तुम्हारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। वो तो देखो आज आप गायब हो गए, इसीलिए गायब हो गए क्योंकि आपने स्टालिन की जो राजनीति की, स्टालिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन लोगों के, और हम सब लोग जानते हैं उस तरह की, जिस तरह से पार्टी को चलाया, वो एक तानाशाही थी, उससे अलग नहीं था। और यहाँ की पार्टी में भी जो लोग पार्टी को चला रहे थे वो भी एक तानाशाह के रूप में ही चलाते थे। तो वो उसका वहाँ होना मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत चीज़ है, होना चाहिए। वैचारिक तानाशाही हो, ये धर्म और राष्ट्रीयता की तानाशाही थी, लेकिन है तानाशाही। आज हमारे देश में 2 लोगों की बात मैं इसलिए कहना चाहता था क्योंकि ये 2 लोग जिंदा हैं, अपने देशों में ख़त्म हो गए होंगे, हमारे यहाँ जिंदा है।
क्योंकि हम तो वही करना चाह रहे हैं ना जो वो पीछे विरासत छोड़ के गए। हम तो यहाँ से चल के गए थे उनके पास, क्योंकि मुसोलिनी तो हिटलर का भी हीरो था, क्योंकि वो सीनियर था तानाशाही में, क्योंकि हिटलर तो बाद में आया। तो हिटलर खुद चाहता था कि वो मुसोलिनी जैसा बने, और कोशिश भी करता था कि उसके फोटो अपने यहाँ इस्तेमाल करे, क्या क्या बहुत सारा है, कुछ अशोक ने इसमें लिखा भी है। तो एक रोल मॉडल जो है हिटलर के लिए मुसोलिनी है। तो ये एक दूसरे के साथ ये रिश्ता इन लोगों का था, और हमारा रिश्ता इन दोनों के साथ बड़ा घनिष्ठ रहा हमारे कुछ लोगों का। उस वक्त घनिष्ठ था जब ये लोग एक किनारे थे, तब तो हमें कोई परवाह नहीं थी। 1925 से लेके और आज 2025 100 साल बनाए जा रहे हैं। और उस वक्त किनारे जब थे, जब तक हम समझते थे कि वो खतरा दूर है, ठीक है, पागल लोग हैं, हिटलर को भी सेलिब्रेट करते हैं, फांसीवाद की भी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन आज आप देखिए, हमारे एक इटालियन स्कॉलर थे, नाम मैं भूल गया, उसने एक बड़ा अच्छा सा काम किया था हिंदू महासभा और मुसोलिनी के रिश्तों पर। EPW में एक बड़ा अच्छा लेख भी लिखा था, और उसमें कोशिश किया था ये दिखाने की कि भाई हमारे देश के, अब मैं ये एक इंस्टेंस जो बच गया लोगों ने नहीं बताया, वो मैं बताना चाहता हूँ कि मुंजे साहब जो डॉक्टर थे, डॉक्टर इसलिए कह रहा हूँ पढ़े लिखे थे, वो कोई ऐसे नहीं थे आज के जो 10वीं पास नहीं कर पाए लोग, उस कैटेगरी में नहीं है, वो डॉक्टर है, प्रोफेशनल। वो गए इटली, मुसोलिनी से मिले मार्च 1931 में, और मिलने के बाद जो उन्होंने देखा, कहा, जिस चीज़ की तारीफ की वो सब आपने भी सुना, कि ओपनली कहा कि भाई एक शिक्षा ज़रूरी नहीं है, विचारधारा ज़रूरी है। और वही चीज़ हमारे शिशु मंदिर जो पिछले सालों से चल रहे हैं, उनमें यही हो रहा है। उसमें क्या इतिहास पढ़ाया जाता है, वो आपको तो वो किताबें भी नहीं मिलती आपको देखने को, पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी मेहनत करना पड़ता है उन किताबों को, इतिहास की खास तौर से, अगर कहीं ढूंढने से मिल जाए। और उन इतिहास की किताबों में सिर्फ विचार है, वैचारिक सोच, आइडियोलॉजी, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। और मैं यही नहीं कह रहा हूं कि लेफ्ट के लोग या लिबरल लोग वैचारिक सोच इस्तेमाल नहीं करते। इतिहास कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मैंने कभी ये नहीं माना, और मैं हमेशा उसके खिलाफ हूँ। और रोमिला थापर भी लिख चुकी इस बारे में कि इतिहास ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतिहास को लिखने वाले का जो अपनी सोच है, अपना विचार है, अपना व्यक्तित्व है, वो उसमें जरूर झलकता है। बात यह है कि आप जो लिख रहे हो वो फैक्ट्स पर बेस्ड हो, लड़ाई वहां है। प्रोफेसर इरफान अभी मेरे बुजुर्ग हम नाम, वो हम हमेशा ये कहते हैं कि राइट विंग हिस्टोरियंस से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आरसी मजूमदार जैसे लोग, जदुनाथ सरकार जैसे लोग, क्योंकि वो लोग, उनकी राइटिंग्स में रिगर था, वो फैक्ट्स पर आधारित बात कर। मैं उनसे डिसएग्री करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन उनका सम्मान करता हूं। आज जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो ये RSS लिखता रहा है ओवर द ईयर्स, वो फैक्ट्स से कहीं दूर तक उसका नाता नहीं है। तकलीफ वहां है। और हम जैसे लोग जो भी कुछ आज बोलते हैं, लिखते हैं, वो उसमें यही परेशानी है कि आप फैक्ट्स से जुड़े रहें। इतिहास आप अपनी सोच से लिखें, लोग पढ़ेंगे, आप अगर सही लगेगा एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लगेगा तो उस पर कमेंट होंगे, क्रिटिकल या जैसे भी होंगे। तो उस हमारे देश में आज इन दो लोगों का सम्मान है। मैं 1931 का जिक्र कर रहा था, जब मुंजे साहब गए और मुलाकात हुई और ये सब तारीफ हुई, वहाँ के सब इंस्टीट्यूशंस की तारीफ हुई, उनके जो मुसोलिनी का जो कुछ काम था। उसी साल दिसंबर 1931 में गांधी जाते हैं, और गांधी रोमा लोला जैसे लोगों की अवहेलना कर देते हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई ना जाओ, लेकिन वो गए। टैगोर भी गए थे, बावजूद इसके लोगों ने कहा था टैगोर से भी कि ना जाइए, लेकिन वो गए। आने के बाद जो वहाँ अखबारों में खबरें छपी, वो सब झूठे इंटरव्यू थे गांधी के, जो गांधी ने कहा भी नहीं, और जो वो बड़ा अपनापन लगता है मैं उन सब चीज़ों में, कि किस तरह से गढ़ के कहानियाँ छाप दी अखबारों में।
और उन अखबार वालों को हम जो नाम देते हैं वो आप सब जानते ही हैं। तो उसी तरह का अखबार वाले थे जिन्होंने बिना फैक्ट को ध्यान में रखे हुए अपनी तरफ से ही सोच के वो कहलवा दिया गांधी से जो मुसोलिनी चाहता था, और वो छप गया। और नेहरू ने उस पर कहा कि भाई ये तो गांधी की जबान ही नहीं है, नहीं गांधी की सोच है। गांधी को मुसोलिनी से नहीं मिलना चाहिए तो वो अपनी जगह है, लेकिन मिलने के बाद गांधी ने ये सब नहीं कहा। ये सब मुसोलिनी ने चाहा कि वो गांधी से कहलवाए, और वो हमारी प्रेस ने ये कहलवा दिया। तो ये एक दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे पहले मिल चुके थे, तो मुसोलिनी एक सवाल पूछते हैं। मैं इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि मुसोलिनी के दिमाग में ये सवाल अपने आप से नहीं आया होगा। वो पूछता है कि ये आपके देश में जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा है, इसको आप कैसे सुलझाएंगे? आपको उम्मीद है कि आप एक कर लेंगे सबको? तो ये सवाल आना मुसोलिनी के दिमाग में ये साफ जाहिर करता है कि मुसोलिनी की बातचीत मुंजे से क्या हुई होगी। वो ऐसा सवाल नहीं है कि मुसोलिनी के दिमाग में खुद आ गया। दैट वाज अ प्लांटेड क्वेश्चन which was planted by somebody who went few months before गांधी। तो गांधी ने उसका जवाब ये दिया कि बिल्कुल नहीं, हम तो लड़ ही रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और हमारी लड़ाई उसी के लिए है, और हमारा एक प्लेटफॉर्म है, और हम सब एक साथ हैं, हम सब भारतीय हैं। ये सब जवाब उन्होंने दिए। तो ये एक कोशिश हमारे जो अतिवादी लोग हैं आज हिंदू धर्म विवाद जो करते हैं, ये इतनी पुरानी कोशिश इन लोगों की चली है कि मुसोलिनी तक ले गए इस हिंदू मुस्लिम के इशू को। तो आज जो हम भुगत रहे हैं देश में, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये तो हो ही सकता है। जब इटली में जाके इस बात की जिक्र हो सकता है, तो आज हमारे समाज में बांटने की बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कोई नई बात है, पुराना एजेंडा है। और उस एजेंडे को लागू करने का मौका खुशी की बात है कि कम से कम हम जैसे लोगों की और मेरी उम्र के जो लोग बैठे हैं, हमने एक अच्छा हिंदुस्तान देखा। नौजवान लोगों की का दुर्भाग्य है कि आशा ये है कि उनका भी पीछे छूट जाए जल्दी, लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा कि उनको एक ऐसा हिंदुस्तान में रहने का मौका मिलेगा जो वाकई बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और पता नहीं किन किन डिवाइसिव जो चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उनका इस्तेमाल होता है। ये पूरा जो एजेंडा है जो आज हम देख रहे हैं, ये मुसोलिनी और हिटलर का इतना मतलब अशोक की किताब पढ़ने के बाद, क्योंकि ये ऐसा है परसों, अब तो हम तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर काम कर रहा हूँ बहुत साल से। जब पढ़ाते थे तो जब यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, तो उस वक्त हिटलर मुसोलिनी का पढ़ा, और बीच में कहीं इधर उधर जरूरत पड़ गई तो पढ़ लिया। अब ये बहुत दिनों बाद मैंने किताब उठा के पढ़ी, तो ये फिर याद आया सब कि ये धर्म का नाम, रेस का नाम और राष्ट्रवाद, ये तीन चीज इतनी कोर है उनका, पूरी आइडियोलॉजी का, दोनों की, कि उसका इस्तेमाल आज हम अपने आज जिस तरह से देखते हैं, वो पूरी ट्रेनिंग है जो इन्होंने वहां से ली। और पढ़ने के बाद लगता ही नहीं कि ये हम जर्मनी के या इटली की इतिहास पढ़ रहे हैं या अपने देश की आज की हालात को पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इस किताब से मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के इस हिंदुस्तान में नौजवानों को ख़ास तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनका परिपक्व है, उन पर असर कम होने वाला है, लेकिन जो नौजवान लोग हैं उनको कम से कम इस तरह की किताबों को पढ़ना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम वो चीज़ें सीखें जो उनको सीखनी चाहिए, वो ना सीखें जो उनको सिखाया जाने की कोशिश हो रही है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है और मैं नहीं समझता हूँ कि अशोक ने जो ये अपना चैनल भी शुरू किया है, अब तो खैर काफ़ी साल हो गए, उसका रोल भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और जो इतिहासकार नहीं कर पाए, बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि सब लोगों में ना उतनी भाषाई परिपक्वता होती है लोगों की भाषा को बोलना, और ना इतना कमिटमेंट होता है कि उस कमिटमेंट के साथ वो उसको चलाएं, बनाए रखें। तो ये एक शुभकामनाएं उसके लिए, और आगे भी जो लिखते रहेंगे वो हम जाहिर इंतजार करते रहेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।